Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Sevi Forensics. So friends, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे। वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपके दिसंबर 2018 एंड दिसंबर 2019 के पेपर के क्वेश्चन थे एंड आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। एंड आज आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आपने सही किया है एंड कितना आपने गलत किया है। जो जो आपने गलत किया है तो उसके बाद में जो डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन के जो जो ऑप्शन थे उनके बारे में भी हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसमें जो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन था वो एक पैराग्राफ बेस था। इसमें आपके एक पैराग्राफ लिखा हुआ था। इसको समझने के बाद में इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के आंसर्स देने थे। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ था एज इट इज़ आपके दिसंबर 2019 के पेपर में आया था एंड जो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड करे वो सारे भी आपके एज इट इज़ आपके पेपर में ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या था, एक सस्पेक्टेड मर्डर केस था जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उन्होंने रिकवर किया था 9 इंच का शार्प नाइफ। एक जो शार्प नाइफ रहता है 9 इंचेस लेंथ थी उसकी एंड वो विक्टिम की बॉडी के पास में मिला था एंड एक राइट कैरोटिड आर्टरी का में एक स्लिट लगा हुआ था। एक जो उनकी राइट कैरोटिड आर्टरी थी तो वहाँ पर उनके हैंड में एक कट लगा हुआ था एंड उसके अलावा जो ब्लड स्टेन था, जो ब्लड स्टेन प्रोड्यूस हुआ था वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ नाइफ ब्लेड की वजह से एक जो ब्लड स्टेन था वो प्रोड्यूस हुआ था जिसको कि ऑब्जर्व किया गया था। जो जीन्स थी, डेनिम की जीन्स थी जो कि विक्टिम पहने हुआ था, उसकी जीन्स पर ब्लड स्टेन पैटर्न मिला था जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ नाइफ की वजह से बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे उन्होंने लिफ्ट किए थे ब्लड स्टेन्ड फिंगरप्रिंट्स जो कि उनको टेबल के पास में मिले थे। ठीक है, विक्टिम के पास में टेबल के ऊपर ब्लड स्टेन्ड फिंगरप्रिंट मिले थे जो कि जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट था उन्होंने उसको कलेक्ट किया था। देन क्या था, फर्दर अ लार्ज गुशिंग और स्पर्टिंग ब्लड स्टेन पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया था वॉल के ऊपर। वॉल के पास में एक लार्ज गुशिंग या फिर स्पर्टिंग ब्लड स्टेन पैटर्न भी देखने को मिला था। गुशिंग और ब्लड स्पर्टिंग क्या होता है, मतलब एक किसी स्पीड के साथ में, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आपकी किसी भी जो टारगेट है वहाँ पर आपका जो ब्लड है तो उसकी एक फ्लो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से गुशिंग एंड स्पर्टिंग। इसको बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड स्टेन पैटर्न के बारे में वहाँ पर हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉल के ऊपर एक लार्ज गुशिंग और स्पर्टिंग ब्लड स्टेन पैटर्न देखने को मिला था जिसकी हाइट जो थी वो आपकी हाइट थी 5 फीट थी। आपकी जो फ्लोर था उससे 5 फीट की हाइट पर आपको ये स्टेन पैटर्न देखने को मिला था। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उन्होंने नोटिस किया था लेटेंट ब्लड स्टेन्ड जो फुटप्रिंट थे वो भी उन्होंने फ्लोर पे नोटिस किए थे एंड ऑल्दो एन अटेम्प्ट भी किया गया था उस फ्लोर को क्लीन करने के लिए। मतलब वो जो फ्लोर था उसको क्लीन करने के लिए कुछ अटेम्प्ट किया गया होगा, ऐसा कुछ वहाँ पर इंडिकेशंस थे। फिर भी वहाँ पर उनको एक फुटप्रिंट का ब्लड स्टेन लेटेंट फुटप्रिंट वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेन्ड क्लॉथिंग्स थे सस्पेक्ट के वो भी रिकवर किए गए थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा एंड इसके बाद में सारे के सारे एग्जिबिट को कलेक्ट करके सील करके उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी सेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपके इस पैराग्राफ में दी हुई है। अब इसको समझने के बाद में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं एंड जो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, the type of blood stain pattern produced on denim jeans by knife is in this case is known as। so इस केस में जो आपको डेनिम जीन्स पर ब्लड पैटर्न मिला था, ब्लड स्टेन मिला था, वो किस टाइप का था? जो यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा था? तो जैसे कि आपके डायग्राम में क्लियरली बोला गया था, जो स्टेन था, स्टेन आपके जो नाइफ था, नाइफ के डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ था। तो इसका मतलब है नाइफ से वो कांटेक्ट में आया, नाइफ आपके जीन्स के कांटेक्ट में आया था जिसकी वजह से आपका जो ब्लड था वो ट्रांसफ़र हुआ था आपकी नाइफ से जीन्स तक। तो इस वजह से ये होता है आपका और ट्रांसफ़र पैटर्न। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आपका ट्रांसफ़र पैटर्न। इसके अलावा फ्लो पैटर्न क्या होता है? फ्लो में क्या रहता है, जैसे कि सिंपली आपके हेड में इंजरी हुई है एंड उसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो फ्लो करके आपके बाकी के क्लॉथ्स पे जा रहा है, आपके पूरे मतलब बॉडी पे जा रहा है, तो वो होता है आपका फ्लो पैटर्न। ठीक है,
ड्रिप पैटर्न की बात करें तो ड्रिप का मतलब है ड्रॉप ड्रॉप करके आपका ब्लड है वो गिर रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्रिप पैटर्न। ये जनरली उस केसेस में देखने को मिलता है जैसे कि किसी ने अपना जो आपकी नस रहती है हाथ की उसको कट कर लिया है एंड वो आपका धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके आपका थोड़ा थोड़ा करके ब्लड गिर रहा है, मतलब जो आपका जो भी इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा मूवमेंट में भी है। तो इस तरह की केसेस में आपके ड्रिप पैटर्न देखने को मिलता है। बेसिकली ड्रिप पैटर्न ड्रॉप ड्रॉप करके जब आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिप पैटर्न। फिर अगर हम बात करें स्केलेटनाइज्ड पैटर्न की, तो ये क्या रहता है? स्केलेटनाइज्ड पैटर्न बेसिकली वो पैटर्न होता है जब आप मान लीजिए कोई एक कहीं पर एक क्लॉथ है उसमें ब्लड स्टेन था, कुछ मतलब जैसे कि बॉडी है, कोई बॉडी में के इंजरी हुई है जिसकी वजह से क्लॉथ में या उसकी बॉडी में काफ़ी सारा ब्लड फ्लो हुआ है एंड ब्लड जो है उसमें लगा हुआ है एंड उसके कुछ टाइम के बाद में जैसे वो फ्लोर के सरफेस पे है तो वहाँ पर आपके जो ब्लड था वो आपके सरफेस पर ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उस बॉडी में मूवमेंट किया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फ्लोर था तो वहाँ पर बहुत ही मतलब हल्का हल्का सा एक वहाँ पे पैटर्न रह गया, मतलब कि बहुत ड्राई पैटर्न, मतलब ज़्यादा फ्लो नहीं हुआ था, सिर्फ एक मान लीजिए जैसे कि कोई कॉटन रहता है, कॉटन है या कोई क्लॉथ है तो वहाँ पर एक वो हल्का सा वेट है, उसको सरफेस पर किसी रखा हुआ है एंड उसके बाद में उसको रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पर आपका एक स्केलेटनाइज्ड पैटर्न बन जाता है, एक ड्राइड ब्लड स्टेन पैटर्न बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मतलब एक वहाँ पर अपना एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, तो उस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं स्केलेटनाइज्ड पैटर्न, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिकवर्ड स्टेन्ड क्लॉथ्स ऑफ द सस्पेक्ट कैन रिवील। सो जो आपने जो वहाँ पर रिकवर्ड स्टेन क्लॉथ्स जो रिकवर हुए थे सस्पेक्ट के, वो क्या मतलब हमें क्या बता सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है एंड इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ ब्लड ऑन द गारमेंट। तो जो आपके सस्पेक्ट था तो वहाँ पर सस्पेक्ट के जो स्टेन्ड क्लॉथ्स मिले तो ऑब्वियसली वहाँ पर ब्लड तो मिल ही सकता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है रीज़न फॉर डिपोजिशन ऑफ ब्लड स्टेन ऑन सस्पेक्ट क्लॉथ्स, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आपने जो सस्पेक्ट के क्लॉथ्स को रिकवर किया है तो वहाँ पर अगर ब्लड मिल रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो वो भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है? लिंकेज टू सस्पेक्ट टू द सीन ऑफ क्राइम। सस्पेक्ट का सीन ऑफ क्राइम से बिल्कुल ही आपका लिंक कर सकता है क्योंकि वहाँ से आप ब्लड ग्रुप और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा टाइप ऑफ वेपन यूज्ड, तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये तो आप टाइप ऑफ वेपन किस तरह का वेपन है वो आप इंजरी को आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि किस तरह का वेपन है, लेकिन क्लॉथ से जो वहाँ पर ब्लड स्टेन मिल रहे हैं तो उससे आपको वेपन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट मीन्स आपका स्टेटमेंट ए, बी एंड सी बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी फर्नाइज्ड बाय ब्लड स्टेन्ड फिंगरप्रिंट ऑन टेबल। तो जो आपके फिंगरप्रिंट्स मिले थे आपकी टेबल के ऊपर तो उससे आप क्या इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट पैटर्न और इंडिविजुअलाइजेशन, बिल्कुल ही आप कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं तो उनका पैटर्न एंड इंडिविजुअलाइजेशन तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। देन ब्लड ग्रुप ऑफ सस्पेक्ट और विक्टिम, तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड स्टेन्स है तो ब्लड स्टेन से आप ब्लड ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, वो जिसका भी होगा, सस्पेक्ट का होगा या विक्टिम का होगा, ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ का आपके उससे कोई रिलेशन नहीं होता है कि फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं तो कॉज ऑफ डेथ आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। देन टाइम सिंस डेथ, तो वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंटरनल एंगल एट विच ब्लड स्ट्राइक्स अ टारगेट सरफेस इज़ नोन एज। तो जैसे कि आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि एक वहाँ पर उनको ब्लड स्टेन मिला था, गुशिंग और स्पर्टिंग ब्लड स्टेन मिला था वॉल पर 5 फीट की हाइट पर। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आपको किस एंगल, मतलब जो ब्लड स्ट्राइक किया था अपने टारगेट पर तो उसमें जो इंटरनल एंगल बनता है तो वो एंगल को हम क्या कहते हैं? तो उस तरह के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जो आपका ब्लड स्टेन था
ब्लड जो था वो किसी एंगल से आपके इम्पैक्ट कर रहा है आपके टारगेट सरफेस पर, तो उसमें जो इंटरनल एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी की चीज़ों को जब हम पूरा ब्लड स्टेन का पूरा पढ़ेंगे, उसकी किस तरह से क्या क्या रहता है, तो वहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको हम समझेंगे, ठीक है। देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो वो पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी चीज़ की ओरिजिन हो रही होती है। जैसे कि अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो किस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हो रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना, ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो वो तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। देन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब अलग अलग जगह से आपका एक जगह पर कन्वर्ज करना, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर आके सबका सारा का सारा कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो ये भी आपका इस तरह से नहीं होगा, एंड आपका सही जो आंसर है वो है एंगल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है वो है enhancement of latent blood stained footprints can be done by। तो जो वहाँ पर आपको लेटेंट ब्लड स्टेन फुटप्रिंट मिले थे, उनका इन्हांसमेंट किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ब्लैक पाउडर जो रहता है, बेसिकली जितने भी लेटेंट फिंगरप्रिंट्स रहते हैं जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उनको डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन ल्यूमिनॉल रिएजेंट, बेसिकली जो ब्लड स्टेन्ड पैटर्न रहता है या ब्लड रहता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लड स्टेन्ड फुटप्रिंट मिले हैं, तो यहाँ पर ब्लड मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो ल्यूमिनॉल है वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल फोटोग्राफी, तो डिजिटल फोटोग्राफी से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं, तो ये भी आपका सही है। सी से भी आप इन्हांस कर सकते हैं लेटेंट ब्लड स्टेन्ड फुटप्रिंट्स को। इसके अलावा जो आयोडीन फ्यूमिंग है, ये भी आपका जो आपके लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए आयोडीन फ्यूमिंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ टीथ इनेमल शोज इंक्रीमेंटल लाइंस विच आर नोन एज। सो आपके जो इनेमल रहता है, इनेमल पर कुछ इंक्रीमेंटल लाइंस देखने को मिलती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आपका जो जिंजिवल फाइबर स्ट्रिएशंस होती हैं, वो आपका जो टीथ होता है एंड जो आपके गम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका टीथ है इस तरह से कुछ, तो ये आपके साइड में जो गम्स होते हैं, तो इसमें हम जिंजिवा इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ फाइब्रस स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जिंजिवल फाइबर स्ट्रिएशंस। तो इसका आपके इनेमल से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देन जो आपका लाइंस ऑफ ओवन है, तो ये लाइंस ऑफ ओवन जो रहती हैं वो आपके डेंटिन में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ये आपका डेंटिन होता है एंड डेंटिन के ऊपर आपका ये आपका इनेमल प्रेजेंट होता है, तो डेंटिन में आपके जो लाइंस ऑफ ओवन होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। देन जो आपका हंटर श्रेजर बैंड्स हैं, तो जो आपके हंटर श्रेजर बैंड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके जनरली इनेमल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे होते हैं मैमल्स में, जो कि मोस्टली प्लेसेंटल्स मैमल्स होते हैं। उनकी इनेमल का एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उनके टीथ के इनेमल में प्रेजेंट होता है हंटर श्रेजर बैंड्स, ठीक है। एंड इसके अलावा इनका जो काम रहता है, ये प्रिवेंट करते हैं आपके जो इनेमल रहता है इनके मैमल्स का, इनके इनेमल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एंड ये क्रैक्स मतलब आपका जो इनेमल रहता है उसमें किसी भी तरह के क्रैक्स को होने से रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम क्रैक्स। और ये बेसिकली आपके मैमल्स जो कि मोस्टली प्लेसेंटल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ रेटिजस। सो हिस्ट्री ऑफ रेटिजस जो होता है ये आपके इनेमल पर इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ रेटिजस, ठीक है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी मॉर्फोलॉजी है आपके टीथ की। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये आपका नीचे का इनेमल है, इसके अंदर ये सारा का सारा पल्प है, अंदर ये रूट है, एंड यहाँ पर आपका जिंजिवा है, ये आपका जिंजिवल है। इसमें कुछ स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम जिंजिवल स्ट्रिएशंस बोलते हैं।
इसके अलावा ये जो आपका इनेमल रहता है इसमें कुछ इंक्रीमेंटल लाइंस इस तरह से शो होती हैं जो कि आपकी हिस्ट्री ऑफ रेटिजेस कहलाती हैं। एंड डेंटिन में कुछ लाइंस प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम हिस्ट्री लाइंस ऑफ ओवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने अगला डायग्राम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका बाहर साइड में जो है ये आपका इनेमल है। इनेमल के अंदर साइड में ये जो है आपका ये नीचे का पोर्शन जो है ये आपका डेंटिन है। डेंटिन के अंदर ये आपका पल्प है, ये वाला सारा पल्प है। एंड ये जो आपका डेंटिन है यहाँ पर कुछ स्ट्रीज पाई जाती हैं, कुछ लाइंस पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ओवन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ओवन। एंड अगर हम बात करें जो आपका इनेमल रहता है तो इनेमल में इस तरह से जो आपको पतली पतली सी बहुत इंक्रीमेंटल लाइंस दिखती हैं उनको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ रेटिजेस। ठीक है, तो ये रहते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ रेटिजेस इनेमल में प्रेजेंट होती हैं। डेंटिन में आपकी लाइंस ऑफ ओवन प्रेजेंट होती हैं। एंड इसके अलावा जिंजिवल फाइब्रल स्टेशंस जो रहती हैं वो आपके जिंजिवा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका ये वाला क्वेश्चन। एंड आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गुस्ताफ्सन्स मेथड। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है गुस्ताफ्सन मेथड से रिलेटेड। सो यहाँ पर जो आपका गुस्ताफ्सन मेथड रहता है उसमें बेसिकली आपका एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़फुल होता है। एंड इसके बेसिकली 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। एंड इसके अलावा जो आपका एज का डिटर्मिनेशन होता है जनरली जो आपके डिज़ास्टर्स के केस होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा लार्ज अमाउंट में मास डिज़ास्टर होता है उन केसेस में एज का डिटर्मिनेशन करना होता है, क्योंकि जो भी लिविंग बॉडी होगी तो वहाँ पर तो आपको एज डिटर्मिनेशन करने के लिए जनरली कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ से आप एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एंड ऑप्शन नंबर ए है ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि लिविंग बॉडी में आपका गुस्ताफ्सन मेथड का उतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, क्योंकि लिविंग बॉडी में आपका एज डिटर्मिनेशन करने के लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो गुस्ताफ्सन मेथड का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर आर सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन। सो जो आपका गुस्ताफ्सन मेथड रहता है वो आपके जो 6 क्राइटेरिया होते हैं उसमें से जो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन होता है वो एक आपका क्राइटेरिया रहता है। एंड जो मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया है वो रूट ट्रांसपेरेंसी। तो सी एंड डी वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ठीक है, एंड अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर गुस्ताफ्सन मेथड को पूरा डिटेल में देख लेते हैं। So basically it is a method wherein various criteria of normal physiological changes in a tooth other than dental eruption order are considered in determining the age of a person। ठीक है, बेसिकली गुस्ताफ्सन मेथड आपका पर्सन की एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। It is useful in determining the age of victim when teeth are the only trace evidences collect, as in cases of victims of bomb blast और air crash disasters या फिर mass disaster के जो cases होते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट में जो ह्यूमंस होते हैं उनकी डेथ हुई होती है, तो उस केस में जो हमें डिटर्मिनेशन करना होता है एज का तो उस केस में हम गुस्ताफ्सन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार आया है। कई बार मतलब आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेशन हुआ है इस क्वेश्चन का, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में भी आया था एंड उससे पहले भी कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? First one is amount of occlusal iteration, second is degree of secondary dentine deposition, third is loss of periodontal attachment, fourth is cementum apposition at root apex, fifth is root resorption at the apex and the last one is degree of root transparency। तो ये आपके 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप एज का डिटर्मिनेशन करते हैं। अभी इस मेथड से एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होता ही है, तो यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं एंड आपको पता चल जाता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी डेथ अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है, एज जो रहती है आपकी ईयर्स में फाइंड आउट होती है। इसके लिए जो फॉर्मूला है 11.43 प्लस 3.63 इंटू एक्स। इसमें आपकी जो एक्स रहता है एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से। तो ये क्या है एक्स,
AN प्लस SN प्लस PN प्लस CN प्लस RN प्लस TN। तो ये चीज़ें क्या हैं? AN मतलब कि आपका ऑक्लूजन, इटरेशन, SN सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन, PN पेरीओडोंटल अटैचमेंट, CN सीमेंटम एपोजिशन एट द रूट एपेक्स, RN रूट रिजॉर्प्शन एट द एपेक्स एंड TN इज रूट ट्रांसपेरेंसी की डिग्री क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको सबको इन सबको कैलकुलेट करते हैं, इनका एडिशन करते हैं एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो आप इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं एंड इससे आपको एज का डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फॉर्मूला। गुस्ताफ्सन मेथड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आपके जो अभी एग्जाम होने वाला है वहाँ भी आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन जो है वो है identify the correct order in which calcification begins in permanent teeth। सो बेसिकली जो परमानेंट टीथ्स होते हैं तो उनमें जो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है तो उसका एक जो पूरा सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें जो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है वो आपके फर्स्ट मोलर से होता है, फर्स्ट मोलर में होता है, इसके बाद में आपका फर्स्ट इंसीजर में होता है, फर्स्ट इंसीजर के बाद में आपके कैनाइंस में होता है, कैनाइंस के बाद में आपका सेकेंड इंसीजर में होता है, सेकेंड इंसीजर के बाद में आपका जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है फर्स्ट प्रीमोलर में होता है, फर्स्ट प्रीमोलर के बाद में आपका जो सेकेंड प्रीमोलर्स होते हैं उनमें कैल्सिफिकेशन होता है, सेकेंड प्रीमोलर के बाद में सेकेंड मोलर एंड सेकेंड मोलर के बाद में आपका जो थर्ड मोलर होता है तो उसमें कैल्सिफिकेशन होता है। तो ये पूरी आपकी सीक्वेंस रहता है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। इसमें जो पर मतलब किस किस मंथ से स्टार्ट होता है तो वो भी जब हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसको हम पूरा सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम इस क्वेश्चन में देखें तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मोलर, तो वो तो सही है। फर्स्ट मोलर के बाद में आपका सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, यहाँ तक आपका सीक्वेंस सही है। लेकिन जो थर्ड मोलर के बाद में इन्होंने लिख दिया कैनाइन, तो जो आपका कैनाइन होता है वो आपका सेकेंड मोलर से पहले रहता है, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था। इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि जो थर्ड मोलर रहता है वो आपका लास्ट में कैल्सिफिकेशन उसमें होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कैनाइन, कैनाइन के बाद में आपका सेकेंड इंसीजर, तो यहाँ पर कैनाइन, कैनाइन के बाद में सेकेंड इंसीजर एंड सेकेंड इंसीजर के बाद में आपका सेकेंड प्रीमोलर, तो ये आपका सही है। एंड सेकेंड प्री मोलर के बाद में आपका थर्ड मोलर। ठीक है, तो ये भी आपका जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ही सही है। इसके बाद में अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में क्या है, सेकेंड इंसीजर, तो सेकेंड इंसीजर तो सही है, लेकिन सेकेंड इंसीजर के बाद में इन्होंने लिखा है कैनाइन, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो कैनाइन रहता है वो आपका सेकेंड इंसीजर से पहले रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो कैनाइन है वो आपके सेकेंड इंसीजर से पहले है, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। एंड अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड मोलर देन सेकेंड इंसीजर, तो यहाँ पर आपका सेकेंड इंसीजर पहले होता है एंड सेकेंड इंसीजर के बाद में आपका सेकेंड प्री मोलर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सीक्वेंस भी आपका गलत है, जो सेकेंड इंसीजर है उसको पहले आना चाहिए एंड जो आपका फर्स्ट इंसीजर होता है तो वो तो आपका सेकेंड प्रीमोलर से वो भी आपका पहले ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये गलत हो जाएगा एंड जो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, कैनाइन, सेकेंड इंसीजर, सेकेंड प्रीमोलर एंड देन थर्ड मोलर। ठीक है, तो अगर पूरे सीक्वेंस की बात करें क्या क्या सीक्वेंस रहते हैं, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट मोलर, देन फर्स्ट इंसीजर, इसके बाद में कैनाइन, फिर आपका सेकेंड इंसीजर, सेकेंड इंसीजर के बाद में फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, सेकेंड मोलर एंड लास्ट में आपका थर्ड मोलर। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज़ रहती है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी एंड फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी। ठीक है, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। यहाँ पर आपको जो PDF रहती है आपके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं इनकी, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रॉपर्ली इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए
एंड वो भी अपनी नेट के प्रिपरेशन को और अच्छे से इन्हांस कर सके, ठीक है। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।